नमस्ते दोस्तों। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के बारे में बात करेंगे, जो हर एक गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फ्री के मार्क्स दिला सकता है अगर आपने सही से पढ़ा हो। इस वीडियो में हमने फालतू की बातें हटाकर सिर्फ वही पॉइंट्स कवर किए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का निचोड़ निकाला है ताकि आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने को मिले। तो बस अपना पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए। इस एक वीडियो को देखने के बाद एंशिएंट हिस्ट्री आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास मतलब 3000 से भी ज्यादा सालों की कहानी काफी लंबा है ना? तो चलिए आज हम इसकी सबसे जरूरी घटनाओं और साम्राज्यों को एक एक करके समझते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी हमने सीधे इस स्टैंडर्ड जनरल नॉलेज की किताब से ली है ताकि सब कुछ एकदम सटीक रहे। तो तैयार हो जाइए, हम 3000 से ज्यादा सालों का एक तेज सफर तय करने वाले हैं। हम भारत की पहली शहरी सभ्यताओं से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है इस इलाके की सबसे पुरानी, सबसे पहली सभ्यता से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और पता है, ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, ये लगभग 800 सालों तक फली फूली। ये टाइमलाइन देखकर अंदाजा लगता है कि ये संस्कृति कितनी पुरानी और स्थायी थी। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसके सबसे अहम शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 20वीं सदी तक किसी को मिले ही नहीं थे। सोचिए जरा, सिंधु सभ्यता की पहचान असल में उसकी शानदार टाउन प्लानिंग से होती है। मतलब सोचिए, ग्रिड सिस्टम पर बने शहर, पक्की ईंटों का इस्तेमाल और उस जमाने में भी एडवांस्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये सब एक बहुत ही विकसित समाज की निशानी है। तो जब सिंधु घाटी के ये शहर खत्म होने लगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके बाद एक नई संस्कृति का उदय हुआ, वैदिक संस्कृति। और ये पहले से बिल्कुल अलग थी। ये शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण थी और पूरी तरह से खेती पर आधारित थी। इस दौर को हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं और इसका पूरा ताना बाना बुना गया है वेदों से। ये वो पवित्र ग्रंथ हैं जो हमें उस जमाने के धर्म, समाज और शासन के बारे में सब कुछ बताते हैं। ये 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यही वैदिक काल की नींव हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हें लिखे जाने से पहले हजारों सालों तक सिर्फ बोलकर, सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। शुरुआती वैदिक समाज की बात करें तो ये कबीलों में बटा हुआ था और एक साफ 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था थी। इनके जो देवता थे वो ज्यादातर प्रकृति से जुड़े थे, जैसे इंद्र और अग्नि। अच्छा, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। यहाँ से चीजें फिर बदलने लगती हैं। अब छोटे छोटे कबीलाई इलाके मिलकर बड़े राज्यों की शक्ल लेने लगते हैं। इन्हीं को महाजनपद कहा गया और यहीं से सत्ता के एक जगह सिमटने की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर ऐसे 16 महाजनपद थे, लेकिन इन सब में एक था जो सबसे ताकतवर बनकर उभरा। वो था मगध। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी और यहाँ लोहे के बड़े भंडार थे, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी ताकत थी। और फिर मगध से ही उदय हुआ पहले अखिल भारतीय साम्राज्य का मौर्य राजवंश, जिसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये साम्राज्य पूरे 137 सालों तक चला। अब इस राजवंश का सबसे मशहूर शासक और यकीनन भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर वो थे अशोक। अशोक के खुद के शिलालेखों से पता चलता है कि कलिंग युद्ध में जो जबरदस्त हिंसा हुई, उसने अशोक के शासन करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने लड़ाई और जीत का रास्ता छोड़ दिया। इसकी जगह उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया, यानी नैतिक और सांस्कृतिक जीत का। और अपने इन नए सिद्धांतों को उन्होंने पूरे साम्राज्य में खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया, ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके और समझ सके। मौर्य साम्राज्य के बाद कुछ समय तक भारत में छोटे छोटे राज्य रहे, लेकिन फिर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्त राजवंश। और इसी दौर को अक्सर भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। इस युग की पहचान है इसके शक्तिशाली शासकों की लंबी कतार। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की
और इस वंश में स्कंदगुप्त जैसे राजा भी हुए जिन्होंने हुंगों के हमलों को सफलतापूर्वक रोका। तो इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौर में विज्ञान, साहित्य और कला में कमाल की तरक्की हुई। एक तरफ कालिदास की महान रचनाएं थीं, तो दूसरी तरफ आर्यभट्ट की खगोलीय खोजें। इस युग ने भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। अच्छा, एक बात और, जब ये सब उत्तर भारत में हो रहा था, उसी दौरान उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में भी कुछ बहुत अहम हो रहा था। वहां भी अपने अलग और शक्तिशाली राज्य फल फूल रहे थे। इस दौर की 3 सबसे बड़ी ताकतें थीं चेर, चोल और पांड्य, और इनके बारे में हमें ज्यादातर जानकारी मिलती है संगम साहित्य से, जो कि तमिल साहित्य का एक बहुत बड़ा खजाना है। यही संगम साहित्य इन दक्षिणी राज्यों के समाज, शासन और संस्कृति को समझने का हमारा सबसे जरूरी जरिया है। ये हमें उनकी दुनिया की एक शानदार झलक देता है। तो हमने क्या देखा? सिंधु घाटी के सुनियोजित शहरों से लेकर गुप्त काल के सांस्कृतिक शिखर तक प्राचीन भारत का इतिहास लगातार बदलते रहने की कहानी है। तो जब ये बड़े बड़े साम्राज्य कमजोर पड़े, तो एक तरह से एक नया मंच तैयार हो गया। अब बारी थी उन नई क्षेत्रीय ताकतों की जो इतिहास के अगले अध्याय को लिखने वाली थीं।